हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर एजुकेशन इज़ लाइफ। आज हमारा जो वीडियो है वो है साइकोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 6 अधिगम लर्निंग पर आधारित है। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपके जो टर्म 1 के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उसमें आपको हेल्प हो सके। और मेरी एक छोटी सी कोशिश है जो आपको हेल्प करने के लिए। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर आपके सामने जो आप देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है चैप्टर 6 अधिगम। पहला क्वेश्चन है सीखने के कितने प्रकार हैं। तो देखिए सीखने के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार होते हैं। सीखने के 4 प्रकार हैं, ठीक है। चलिए फटाफट मैं आंसर बताऊंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि इस चैप्टर से संबंधित कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों को उसका वीडियो बना के बता सकूँ और आप लोगों को समझा सकूँ, ठीक है। चलिए, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में थ्योरी भी पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन से भी कराऊंगी तो फिर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसी कारण से मैं सिर्फ अभी आपको एमसीक्यूज़ करा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे सीखने का स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं। तो सीखने के जो स्थानांतरण के प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मौखिक सीखने का तात्पर्य क्या है। मौखिक सीखने का तात्पर्य है सूचियों या शब्दों, निरर्थक पदों आदि के सीखने से है। तो यह कथन जो है किसका है, ये कथन किसका है। तो इसका जो आंसर होगा एबिंगहास के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सीखने के अनुकूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। या फिर इस सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किस वैज्ञानिक ने सीखने का शासकीय अनुकूलन सिद्धांत में कुत्ता का प्रयोग किया था। तो इसके बारे में आपको बताना है किसने किया था। तो ये पेवलाव होगा, पेवलाव का ही ये सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो ये थॉर्नडाइक ने किया था। देखिए अगर आप लोगों को लगता है कि साइकोलॉजी से संबंधित कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ना है फॉर जेटेड, पीजेड, यूपी टेट या अदर टेट्स, किसी भी स्टेट से संबंधित अगर टेट है या सी टेट है तो याद रखिएगा वो आप बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जहाँ पे आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। जैसे 1-2 चैनल्स के मैं आपको नाम बता दूँ। जैसे आप लेट्स लर्न पे जा सकते हो, अध्ययन मंत्रा है, स्टडी 91 है, बहुत सारे ऐसे हैं। या फिर माई पाठशाला पे आप जा सकते हो। तो बड़े बड़े चैनल्स हैं वीडियो यूट्यूब पर जो आपको साइकोलॉजी से संबंधित बहुत सारे अच्छे अच्छे उसमें थ्योरीज मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को थ्योरीज के लिए वेट ना करना पड़े, आप आराम से वहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेक्षणात्मक अधिगम के प्रतिपादक थे। तो जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है वो है बंदूरा, ठीक है, बंदूरा। और देखिए कुछ बच्चों को लगता है कि 11th क्लास का जो साइकोलॉजी है ना वो सीटेट में नहीं आएगा। दोस्तों इतना याद रखना कि आप लोग जो साइकोलॉजी 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ते हो ना, वही बुक्स आप लोगों को टीचिंग लाइन में जब आप बीएड करते हो तो वैसा ही पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ना होता है। तो अच्छा है कि अगर आप टीचर बनने की सोच रहे हैं अभी से ही, तो कोशिश कीजिए कि आप साइकोलॉजी के एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, एमसीक्यूज़ को कलेक्ट कीजिए और आप अभी से ही रेडी हो जाएं टीचर अगर बनना है तो। क्योंकि सी टेट हो या जे टेट हो या अन्य कोई भी टेट हो, उसके लिए साइकोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत हेल्प मिलेगा। तो एक कोशिश कीजिए जिनको भी टीचर बनना है, ठीक है। 7 नंबर है मुक्त पुनः स्मरण की विधि को किस नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लोग मुक्त पुनः स्मरण की बात करें तो इसको हम लोग स्वायत्त विधि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, किन सिद्धांतों के आधार पर चिकित्सात्मक उपचारों का यहाँ पर विकास किया गया है। तो याद रखिएगा अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम मतलब लर्निंग थ्योरीज। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है गिलफोर्ड का, ठीक है, गिलफोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सीखना एक क्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी अनुक्रियाओं को नई आदतों में संगठित करते हैं। सीखने की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो देखिए जो सीखने की परिभाषा गैरेट के द्वारा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सीखने को किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो अगर सीखने की बात है, लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको रखा जाएगा व्यवहार में, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार ही होता है हमेशा सीखना। और जब तक इंसान जिंदा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और जब बच्चा पेट में भी रहता है ना, वो सीखते ही रहता है, उस समय से ही सीखता है, ठीक है। चलिए वो जन्म के पूर्व से लेकर जन्म के बाद और उसके मृत्यु तक इंसान सीखता है। और मृत्यु जिस दिन उसकी मृत्यु भी होने वाली होती है ना, उस दिन भी वो कुछ सीख के ही मरता है। तो याद रखिएगा, तो ये जो सीखना है मनुष्य के व्यवहार में संबंधित है, मनुष्य के व्यवहार से ही जुड़ा हुआ है, मनुष्य से ही जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर, अव्यक्त अधिगम में किसका योगदान अत्यंत सराहनीय था। तो अव्यक्त अधिगम जो था वो था थैलमैन का,
ठीक है, याद रखिएगा थैलमेन। नेक्स्ट है 13 नंबर, वाचिक अधिगम के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाली विधि है, तो याद रखिएगा ये आंसर होगा युग्मित सहचर अधिगम, ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर, कौशल अर्जन के कारण चरण होते हैं, तो कौशल अर्जन के चरण क्या है, तो इसके जो चरण होगा पहला संज्ञानात्मक, स्वायत्त और सहचार्यात्मक, तो ये तीनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम अनुमान पर आधारित प्रक्रिया है तथा भिन्न है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, तो देखिए ये जो इसका आंसर होगा मैं बता दूं निष्पादन से ये संबंधित है, ठीक है। अधिगम जो अनुमान पर आधारित प्रक्रिया है तो तथा भिन्न है, इसे हम लोग कहते हैं निष्पादन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्दृष्टि अधिगम के जनक थे, अंतर्दृष्टि के जनक जो थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा ये थे कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस अधिगम में संज्ञानात्मक अधिगम परिलक्षित होता है, तो याद रखिएगा अगर हम लोग बात करें कि किस प्रकार के अधिगम में संज्ञानात्मक अधिगम, ठीक है, यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग दिखता है, तो अंतर्दृष्टि अधिगम में यह दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आपका प्रश्नात्मक अधिगम के रूप में कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका अनुकरण, क्या होगा, अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निरर्थक शब्दांश परिचित एवं अपरिचित शब्दों का शब्दों द्वारा होने वाली प्रयुक्त विधि क्या होती है, तो देखिए इस तरह के जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुक्त पुनः स्मरण विधि, युग्मित सहचर विधि या क्रमिक विधि, इसमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सहचार्यात्मक चरण की कौन सी मांगे कम होती हैं, तो इसकी जो मांगे होती हैं अवधानिक मांगे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, टाइप करना सीखना, साइकिल चलाना सीखना और तैरना सीखना को क्या कहते हैं, तो इस तरह के जितने भी कार्य होते हैं उसको गति सीखना कहते हैं, यानी कि आप एक मोशन में हो और जब कोई काम हो रहा है मोशन में तो उसको गति सीखना ही कहते हैं हिंदी में। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर, प्रवर्तन अनुकूलन सिद्धांत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, तो इस तरह के यानी कि OCT इसका जो किया था स्किनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वह मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा मौखिक उद्दीपन की अनुपस्थिति में पूर्व अनुभवों को हम अपनी वर्तमान चेतना में लाते हैं उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, संवेगहीन स्थिति किस कारक के अंतर्गत आती है, तो यह आती है आपका जो आंसर है भौगोलिक पर्यावरण संबंधी, ठीक है। और आपका 25 नंबर क्वेश्चन जो है वाटसन द्वारा किस अनुबंध को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया गया था, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर मैं बता दूं आपको परिहार नैमित्तिक अनुबंध पे। और लास्ट इसका जो चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निंदा एवं प्रशंसा किस कारक के अंतर्गत आते हैं, तो देखिए निंदा और प्रशंसा जो आते हैं वो सामाजिक कारण के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने आज लेसन 6 अधिगम से टोटल 26 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, जो आपके जो टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए आई होप ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगा। रीज़न ये है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिसे ये नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये एक तरीका है ताकि हम लोग जान सकें कि हाँ इस तरह से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो बुक्स रीडिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप बुक जरूर रीडिंग करें ताकि बहुत सारे थ्योरीज और बहुत सारे ऐसे हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके नाम उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट आपको याद रह सके। ओके, तो ये तो था थोड़ा सा आप लोगों के लिए ज्ञान पानी जो मैंने आपको दिया। आई होप आपको मेरा कुछ बात आपको अच्छा लगे तो उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। चलिए आज हम लोग लेसन 7 भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है साइकोलॉजी पे, क्योंकि कुछ काम था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आज इस वीडियो में आप लोगों को साइकोलॉजी से संबंधित जो भी चैप्टर्स हो उससे जितनी भी MCQs है मैं सबको कंप्लीट करा दूं, ताकि आप लोग भी निश्चिंत रहो कि हाँ इतने सारे क्वेश्चंस हैं और कुछ उससे टैली कर जाएंगे तो आप लोग आराम से उसको तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका लेसन 7 मानव स्मृति। मानव स्मृति में आप लोगों को कुछ MCQs है जो आप लोग पढ़े होंगे और बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता है और आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो पहला है स्मृति के कितने प्रकार होते हैं, तो स्मृति के यहाँ पे 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, देखिए अब एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर सकते इतना, पर हाँ आप लोग को लगता है कि जो चीज़ समझाने लायक होगा मैं समझाऊंगी, पर जो याद करने लायक है वो तरीका मैं बोलूँगी कि कैसे कैसे याद करना है, आप लोग फटाफट याद कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले सीखी हुई अनुक्रियाओं के चिन्हों को मस्तिष्क में प्रदर्शित होने को क्या कहते हैं। जैसे कोई बात हम लोगों ने पहले सीख लिया है और वह आपके दिमाग में आ जाए, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं धारण करना। ठीक है, यानी कि एक्सेप्ट कर लेना। नेक्स्ट होता है 3 नंबर, स्मरण एक रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया, मैं बार बार बोलती हूँ कि स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको आप लोग नेगलेक्ट ना करें, उसको ज़रूर से ज़रूर याद रखें।
तो स्मरण एक रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। यह जो दिया गया है ये बार्टलेट के द्वारा दिया गया है, ठीक है, बार्टलेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूलने का सबसे बड़ा कारण क्या है। अगर कोई इंसान भूल जाता है किसी भी बात को तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो मैं उसका कारण आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, चलिए मैं मैनेज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हाँ चलिए नेक्स्ट है भूलने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो भूलने का सबसे बड़ा कारण होता है पूर्व लक्ष्य प्रारोध या अग्र लक्ष्य प्रावरोध, ठीक है। तो ये तीनों हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, तो 3 नंबर है इसका आंसर। नेक्स्ट है हम लोग इसलिए भूलते हैं क्योंकि भूलना चाहते हैं, यह किसका कथन है। वाह नाइस क्वेश्चन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो ऑब्वियसली देखिए जब भूलने की बात होती है ना, जैसे आप ट्यूशन गए और कुछ टीचर ने काम दिया हुआ था या कोई स्कूल गए तो आप लोग बोलते हैं मैम मैं भूल गया। यस तब हम लोगों का माइंड में ये रहता है यार हम लोग भूले नहीं, भूलने की कोशिश करते हैं और हम लोगों ने करा नहीं होता है, वो काम को कंप्लीट नहीं करा होता। जैसे होमवर्क नहीं बनाया और टीचर ने पूछा बच्चों क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने होमवर्क, तो क्या होता है हम लोग बोलते हैं मैम मैं भूल गया, मैं भूल गई। तो आप भूले नहीं होते बल्कि वो भूलने की कोशिश करते हो ये बात इस पर लागू होता है। तो ये सेंटेंस है फ्रायड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समय बीतने के कारण सीखे गए विषय को भूल जाते हैं, यह किसका कथन है। और सही भी बात है, ये इबिंगहास का कहना है और सही भी बात है। जैसे जैसे समय बीतता है ना हम लोग बहुत सारी चीज़ें भूल जाते। अब हम लोगों को एक चीज़ मैं उदाहरण दे दूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। हम लोग उन्हीं बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो हमारे लिए लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, हम उन बातों को नहीं भूल पाते हैं। आप देखो बचपन की कई सारी बातें हैं जिसको आप भूले नहीं हो, आपको याद होगा, ठीक है, किसने क्या किया वो भी याद रहता है। बट अगर जो आपको लगता है कि नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है तब हम लोग क्या करते हैं ना उसको हम लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा है ना, पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और पढ़ाई की चीज़ों को ना भूलें ताकि आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट कर पाएँ। चलिए आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो। नेक्स्ट है 7 नंबर, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार स्मृति का मॉडल प्रवाह चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए एक फ्लो चार्ट के रूप से भी जाना जाता है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार। तो ये तो थे, इसका मैं नाम बता दूं, एटकिंस और सिफरिन। इनका मानना था कि जो स्मृति है ना, स्मृति का जो मॉडल था, ठीक है, वो प्रवाह चार्ट होता है, फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, श्रवणात्मक सांवेदिक स्मृति में स्मृति की भंडार मात्रा क्या होती है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा कम होती है श्रवणात्मक, यानी कि जो सुनकर हम लोग स्मृति को जमा करते हैं वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पृष्ठोन्मुख बाधा का अध्ययन सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो ये था क्यूलर और चिलेंजर ने। 10 नंबर, पुनः स्मरण पूर्णता पुनरुत्पादक होता है, किसने कहा। या इसी सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि स्मरण एक पुनरुत्पादक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो देखिए ये इबिंगहास का है। देखिए इबिंगहास का बार बार नाम आ रहा है तो दोस्तों इसको याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है जो कुछ अप्रिय है उसे स्मृति से दूर रखने की करने की प्रवृत्ति ही भूलना है, यह कथन किसका है। या इसी सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि दुखद एवं अप्रिय अनुभवों को हम भूलना चाहते हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन है फ्रायड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बार्टलेट के अनुसार स्मरण का स्वरूप क्या है। अगर बार्टलेट की बात करें तो इनके अनुसार रचनात्मक होता है स्वरूप। नेक्स्ट 30 नंबर, जो कुछ सीखा गया है उसे धारण न कर सकना ही विस्मरण है, इसका कथन किसका है। तो यह कथन है MLN मन का, ठीक है, ML मन का। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर, हम भूलते हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं, किसने कहा। यही सवाल हम लोगों ने पहले भी कहा है। अभी देखिए ये सवाल मैंने अभी जस्ट आप लोगों को करवाया है कि हम भूलना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वहाँ मैंने फ्रायड करवाया था और यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हो, यहाँ का जो है ना फ्रायड होगा इसका आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्मृति व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह पहले सीखी हुई प्रक्रियाओं से सूचना एकत्रित करता है, यह कथन किसका है। मतलब स्मृति क्या है ना, व्यक्ति की एक ऐसी योग्यता है, एक ऐसी उनकी एबिलिटी है जिसके पहले वो सीखी हुई चीज़ों को क्या करता है, जो सीख चुके हैं उसको पहले वो सूचना एकत्रित करता है अपने माइंड में। तो ये जो कथन है किसका है, तो आइजनेक का। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य का केंद्रीय स्नायु मंडल किस प्रकार कार्य करता है। तो एक कंप्यूटर के जैसा काम करता है, यानी कि हमारा जो माइंड है ना वो कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए और सही बात है, कंप्यूटर को भी तो एक मनुष्य ने अपने ब्रेन से बनाया है, ये भी याद रखिएगा। विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है इबिंगहास का, मैं बता रही हूँ इबिंगहास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये बार बार पूछा गया, मैक्सिमम टाइम आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हो, ठीक है। तो मे भी इनसे जो भी थ्योरी है, इनका जर्न, थोड़ा सा इनका परिचय भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लेसन 8 से है, 8 जो चैप्टर है चिंतन। तो अब आपका चैप्टर आ गया है चिंतन लेसन 8। तो अब इससे जितना भी संबंधित आपका एमसीक्यूज होगा उसको हम लोग फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। आज थोड़ा वीडियो फास्ट चलेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और अप्रॉक्स 150 क्वेश्चंस होंगे इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन के लिए भाषा आवश्यक है, यह कथन किसका है? तो चिंतन के लिए अगर भाषा आवश्यक है तो ये कथन था वाटसन का, ठीक है। यानी कि अगर आपको चिंतन करना है तो भाषा का होना बहुत ही ज़रूरी है। सही बात है। तो चिंता कैसे करोगे? कुछ मन में भी सोच रहे हो तो कुछ तो भाषा होना चाहिए, कुछ चिन्ह होने चाहिए ना। चाहे आप इंग्लिश में सोचो, चाहे हिंदी में, चाहे भोजपुरी में, चाहे खोटा में, कोई भी भाषा में, किसी भी भाषा को होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब आप चिंता करते हो तो माइंड में तो कुछ तो बातें आएंगी ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चिंतन का प्रारंभ किससे होता है? तो याद रखिएगा चिंतन यानी कि आप कब सोचना शुरू करते हो, थिंक कब करना शुरू करते हो? तो जब कोई आपके पास समस्या होती है तब सोचना शुरू करते हो। अगर समस्या है ही नहीं तो चिंता क्यों करेंगे? सही बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सार्वजनिकतात्मक चिंतन किसे कहते हैं? ठीक है, सार्वजनात्मक चिंतन किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता दूँ 3 नंबर, चिंतन जिसके सहारे नए तथ्य या वस्तु का निर्माण होता है उसे ही सृजनात्मक चिंतन कहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग। चलिए नेक्स्ट है देखिए क्रिएटिव थिंकिंग का मैं और एक चीज़ बता दूं कि जब हम लोग कोई चीज़ नया चीज़ बनाना चाहते हैं, न्यू चीज़ का मतलब कोई न्यू इन्वेंशन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो नया चीज़ हो, चाहे नई वस्तु हो, नया सोच हो, तो हम लोग उसके बारे में जब चिंतन करते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सृजनात्मक या सृजनात्मक हम लोग चिंतन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञानात्मक उन्नति अवस्था सिद्धांत के जनक थे? तो ये थे पियाजे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, संक्रिया के लिए उनकी विपरीत संक्रिया कहलाती है? तो देखिए इसमें होगा परिवर्तनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मनोवैज्ञानिक ने किस शताब्दी के प्रारंभ में तर्कना, स्मरण, चिंतन आदि को शोध का विषय बनाया? 20वीं शताब्दी से। नेक्स्ट है 7 नंबर, किस अवस्था में भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास की एक निरंतर चलने वाली विशेषता है? तो ये है शैशवावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एंड्रियाज ने किस सन में समस्या समाधान के घटकों का वर्णन किया था? तो ये है 1960 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता जन्मजात होती है, किसका कथन है? तो ये है गेस्टाल्टवादी का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये टेट वगैरह में भी पूछा गया है, ठीक है। गेस्टाल्टवादी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की समय अवधि बताइए? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो है बाल्य अवस्था। और दोस्तों ये याद रखिएगा, अब भी मैं साइकोलॉजी का ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कराने के बाद साइकोलॉजी का चैप्टर वाइज पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे हैं जो टेट का, जेटेट का और अन्य टेट मतलब कोई भी इससे एस टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत सारे चैनल्स के बारे में नहीं पता होता। अगर जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो भी कर लें तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए एक साइकोलॉजी संबंधित भी वीडियो बना के लाऊं, ताकि आप लोगों को एक छोटी सी हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए देखिए, ज्ञान बांटना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और अगर बांटने से ज्ञान बढ़ता भी है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो 11 नंबर, जन्मजात दृष्टिकोण के जनक कौन है? तो जन्मजात, ठीक है। तो याद रखिएगा जन्मजात की अगर जब भी बात होगी ना तो वो होंगे नॉर्म चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये हो गए टोटल 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है पियाजे ने संज्ञानात्मक उन्नति को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो इन्होंने 4 भागों में बांटा था, ठीक है। अब कौन कौन से, जब मैं स्टोरी बताऊंगी, पूरा पढ़ाऊंगी चैप्टर, तब पता चलेगा। चलिए 14 नंबर, किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक उन्नति की अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वो है पियाजे साहब ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, रचनात्मक चिंतन की अवस्था कितनी होती है? तो याद रखिएगा ये 2 होते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर, संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्लोबिन ने किया है। किसने किया है? स्लोबिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार के चिंतन में प्रत्यक्ष अनुभव का अभाव रहता है? तो याद रखिएगा ये जो है ऑप्शन नंबर 1 अनुमानात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, संज्ञानात्मक विचार से अभिप्राय है? तो इसका जो आंसर है वो संज्ञान उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, विचार को प्राणी के वातावरण के प्रति समायोजन कहा जाता है? ये कौन से हैं? कॉलिन्स एंड ड्रेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, चिंतन क्रिया में प्रयास और भूल प्रणाली तथा अंतर सूझ दोनों ही सहायक हैं। यह जो विचार के बारे में बात करें, यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो वर्दाइमर ने इसको दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, किस सिद्धांत के अंतर्गत भाषा का विकास
क्रिया प्रसूत, अनुबंध और अनुकरण की संयुक्ति के द्वारा अर्जित की जाती है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक सीखना और सिद्धांत के आधार पर आधारित है। संवेदी गतिवाही अवस्था की समय सीमा है। तो याद रखिएगा इस तरह की जो समय जब भी अवस्था पूछी जाएगी तो इसमें आते हैं जन्म से लेकर प्रथम 2 वर्ष तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक चलती है? तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तक चलती है। नेक्स्ट लेसन है लेसन 9, अभिप्रेरणा एवं संवेग। इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं आज हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, संवेग में रक्तचाप की कमी और वृद्धि को मापने वाले यंत्र का क्या कहलाते हैं? जब भी हम लोग अगर संवेग में रक्तचाप की कमी और वृद्धि को मापा जाता है तो इसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख लगने पर व्यक्ति अपने भोजन की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। इस कथन में भोजन क्या है? तो भोजन एक आवश्यकता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यौन अभिप्रेरक किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो ये है आपका जैविक प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में से कौन जैविक अभिप्रेरक नहीं है? तो याद रखिएगा ये होगा स्नेह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नांकित में से कौन नकारात्मक संवेग नहीं है? तो काम जो है ना कभी भी नकारात्मक नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य अवस्था में श्वास प्रश्वास का अनुभव कितना होता है यह आपको बताना है, यानी कि तो ये होगा आपका 1:4 में होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 7 नंबर, संवेग में कितने संगठक होते हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो संवेग में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चेहरे में के परिवर्तनों को देखकर केवल यह बताया जा सकता है कि कोई व्यक्ति संवेग की अवस्था में है या नहीं, यह कथन किसका है? देखिए क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं क्योंकि बुक्स पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका आंसर होगा फर्नबर्ग। क्वेश्चन नंबर 9 है, फैल्की ने कितने संवेगात्मक चित्रों को कितने व्यक्तियों को पहचानने को दिया था? तो इस तरह के जो दिया गया था वो 86 to 100 लोगों को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रेरणा का तात्पर्य ऐसी प्रक्रियाओं से है जो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में व्यक्ति के प्रयासों की तीव्रता, दिखा तथा दृढ़ता के जिम्मेदार होती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो दिया गया गेट्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भूख अभिप्रेरक हंगर मोटिव किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो यह है व्यक्ति अभिप्रेरक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक छोटा बच्चा में कितने घंटे निद्रा यानी कि सोने की अवधि पाई जाती है, यानी कि स्लीपिंग टाइम कितना होता है? तो एक छोटे बच्चे जब सोते हैं तो लगभग 18 से 22 घंटे तक सोते हैं, वो हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन आंसर। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जैविक अभिप्रेरक यानी कि बायोजेनिक मोटिव नहीं है? तो याद रखिएगा भूख जो ना बायोजेनिक नहीं है, यानी कि हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संवेग के नियंत्रण में हाइपोथैलेमस का हाथ रहता है, किसका कथन है? तो ये कथन जो दिया गया था कैनन के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा 14 नंबर का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? साइकोलॉजी पुस्तक ही लिखी गई है, याद रखिएगा ये जेम्स की पुस्तक है। ठीक है, चलिए अब ये मत करके आइएगा वहाँ सब्जेक्ट दिया जाएगा तो विषय मत करना है। ठीक है, साइकोलॉजी लिखी किसकी गई है, बुक का नाम है। 16 नंबर, भूख की गति कितने मिनट से प्रारंभ होती है? तो ये 10 मिनट में प्रारंभ होती है, ऑप्शन नंबर 3। 17, निद्रा केंद्र कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, शरीर में किसकी कमी से संतुलन बिगड़ जाता है? तो धूप, पानी, खाना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये सारी चीज़ें अगर किसी भी कमी होती है तो शरीर का संतुलन बिगड़ता है। 19, निद्रा की अवस्था में कितने मिनट के अंतर पर शरीर में परिवर्तन होता है? तो 12 मिनट के अंतर्गत क्या होता है, परिवर्तन शुरू हो जाता है। 20 नंबर, एक सामान्य व्यक्ति में आकांक्षा स्तर लेवल ऑफ एस्पायरेशन उसके उपलब्धि स्तर यानी कि लेवल ऑफ अचीवमेंट से हमेशा क्या होता है, हमेशा ऊपर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21, संवेगात्मक अवस्था में कौन ग्रंथि सबसे अधिक सक्रिय होती है? तो ये होती है पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 22, संवेग में श्वसन प्रक्रिया में परिवर्तन को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैंने क्वेश्चन को अभी कराया है, स्किग्मोमैनोमीटर होता है। तो ये हो गया 2 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन अर्जित प्रेरक नहीं है, यानी कि एक्वायर्ड मोटिव नहीं होता है? तो युद्ध और प्रवृत्ति। ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है युद्ध प्रवृत्ति कभी भी एक्वायर्ड नहीं होता है। तो दोस्तों ये तो टोटल थे 23 क्वेश्चंस जो आपके लेसन 9 से थे। तो हम लोगों ने अप्रोक्स 100+ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, जो आपके 150+ क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जो आपके टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।